गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस कैटलिस्ट ऑनलाइन टीचिंग क्लासेज में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज देखिए हम बात कर रहे हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्जाम्स प्रारंभ होने जा रहे हैं और बोर्ड एग्जाम्स से पहले यदि हम पीवाईक्यूज को कर लें, आज हम बात कर रहे हैं पीवाईक्यूज की। यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने कर लिया और वो भी कितने ईयर्स के, 13 ईयर्स के, 13 ईयर्स के यदि हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को कर लेते हैं तो मैं समझता हूं चैप्टर में उसके अलावा और कुछ बचेगा नहीं। उसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चंस घूमेगा बोर्ड एग्जाम्स में और उसके अकॉर्डिंग यदि हमने यहाँ पर चैप्टर वाइज हर कंसेप्ट को क्लियर कर लिया तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जिसको आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। चलिए आज हम बात करेंगे 2013 से 2025 तक के जितने भी पीवाईक्यूज आए चैप्टर वाइज, उनको चैप्टर वाइज देखेंगे। केमिस्ट्री का पेपर अभी टाइम है, मार्च में होना है और मार्च तक यदि हम इन क्वेश्चंस को सभी को लगा लेंगे, कर लेंगे तो मैं समझता हूं आपके लिए काफी बेनिफिट होगा क्वेश्चंस पेपर्स में और आपको कहीं भी कोई दिक्कत पेपर में एग्जाम्स में नहीं आने वाली है। आज जब हम बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन जो है बोर्ड 2013 का क्वेश्चन है। क्या पहला प्रश्न क्या कहता है, पहला न्यूमेरिकल है, ये क्या है न्यूमेरिकल कि 5 ग्राम NaOH को 5 ग्राम NaOH को 500 मिलीलीटर पानी में घोला गया, विलियन की मोलेरिटी ज्ञात कीजिए। 5 ग्राम ऑफ NaOH आर डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ वाटर, फाइंड द मोलेरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। यदि हमें मोलेरिटी का फॉर्मूला याद है, यदि हमें क्या आता है, मोलरिटी आती है, यदि हमें तो चाहे हमें डेफिनेशन पूछी जाए, चाहे न्यूमेरिकल पूछा जाए, कई बार ऐसा हुआ है कि फॉर्मूला ही पूछ लिया, मोलरिटी मोलरिटी इनके फॉर्मूले बताइए। तो यदि हमें फॉर्मूला आता है, अब मोलरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। एम इज इक्वल टू क्या होती है, number of moles of solute present in 1 liter of solution, that is known as the molarity। अब मोलरिटी क्या है कि विलय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलियन में विलय के मोलों की संख्या, that is known as the molarity। अब मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ किसका, भाई सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू किसमें है, ये जो है ml में लिया जाए तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हम कर देते। ये आपने पढ़ रखा है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोल, एन भी क्या है, विलय के। अब जरूरी नहीं है क्वेश्चन सेम ही आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द घूमेगा। यदि हमसे कोई डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, फॉर्मूला भी लिखा सकते हैं, या कोई इनकी वैल्यूज को चेंज करके न्यूमेरिकल को चेंज किया जा सकता है, लेकिन हमें कंसेप्ट पर पकड़ बनानी है। अब देखिए मैंने लिख दिया मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन आयतन कह दें। अब मोल्स इन्होंने नहीं दिए हैं, इन्होंने दिया है 5 ग्राम ऑफ NaOH, 5 ग्राम NaOH दिया है। और भाई मोल कैसे निकालेंगे NaOH के, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास इज द 5 ग्राम, 5 ग्राम है, गिवन मास कितना है 5, तो मैं क्या लिखूंगा 5। और मोलर मास NaOH का अणुभार, NaOH का अणुभार भाई कितना होता है 40 होता है। NaOH का अणुभार कितना है 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर हो गया 40। ये इसका अणुभार हो गया। तो हम क्या कर देंगे 5/40 हो गया। मोलों की संख्या क्या आ गई 5/40 आ गई, बिल्कुल ठीक है। लीजिए अब कर दे, अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। m इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा 5/40, बिल्कुल लिख दिया। आयतन कितना है, आयतन हमें दे रखा है 500 ml गुणा 1000, गुणा 1000 कर दें तो ये कैंसिल आउट हो गए, ये 1/4 आ गया। और 1/4 का मतलब क्या होता है 0.25। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको हम लिख सकते हैं 0.25 m। ये आंसर हमारा निकल कर आ गया। तो इस प्रकार से अप्रोच हमें क्वेश्चंस पर करनी है। मोलरिटी हो मोलेलिटी हो, फॉर्मूले हमें आनी चाहिए, फॉर्मूले हमें याद कर लेने, जिससे पेपर हमारे लिए काफी इजी हो जाए क्वेश्चंस को करना। तो ये भी साथ के साथ नोट भी भाई करते जाना है, इनको नोट भी हमें करना है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला भी ये भी 2013 का ही है बोर्ड एग्जाम्स का। 0.2 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। ये कह रहे हैं कि एक्वस सॉल्यूशन है, प्रोटीन का एक्वस सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन 1.26 ग्राम प्रोटीन है, जिसमें द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच ए सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 3.257 into 10 to power minus 2 बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। कह रहे प्रोटीन के जलीय विलयन में 0.2 L में 1.26 ग्राम प्रोटीन है, तो इसका परासरण दाब इतना पाया गया। मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, परासरण दाब आपको दे रखा है और इसका हमें मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। सबसे पहले भाई हमें परासरण दाब का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि परासरण दाब का फॉर्मूला क्या है। अब इसके देखिए कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, यहां लिख देता हूं। चलिए, परासरण दाब पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT, ये होता है परासरण दाब। पाई परासरण दाब, सी क्या, डेट इज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कैलकुलेटेड मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ये क्या होती है, हमारी कंसंट्रेशन होती है कि 1 लीटर में कितने मोल उपस्थित हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सी इज इक्वल टू क्या है, ये है कंसंट्रेशन, डेट इज एन अपॉन वी, एन अपॉन वी लिख सकते हैं। तो मैं ऐसा लिख दूं इसको, तो किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी, ये लिख दिया। और एन क्या है, मोलों की संख्या। मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहां पर एन इज इक्वल टू एम अपॉन एम का लिख दिया। तो पाई इज इक्वल टू क्या आ गया, अब ये बन गया एम आर टी अपॉन एम इंटू वी। हमसे निकलवाया है इन्होंने, ये कैपिटल एम कैलकुलेट करवाया, मोलर मास। ये तो क्या है, गिवन मास है, ये है मोलर मास। तो फॉर्मूला भाई क्या बन जाएगा, फॉर्मूला अपना ये बन जाएगा, एम इज इक्वल टू क्या है, एम आर टी अपॉन पाई इंटू वी। ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया, एम आर टी अपॉन पाई इंटू वी। यदि आपने इतना कर लिया तो मैं समझता हूं अब आप कोई गलती इसमें नहीं कर सकते। इतना यदि आपने कर लिया, एम इज इक्वल टू एम आर टी अपॉन पाई इंटू वी, पाई वी है। अब तो हमें वैल्यूज पुटअप करनी है। वैल्यूज हमें क्या दे रखी है, चेक कर ले। देखिए आयतन दे रखा है 0.2, तो यहां पर लिख दें आयतन हमें दे रखा है, v की वैल्यू m इज इक्वल टू क्या है, मैंने लिख दिया 0.2 लिख दिया। और क्या दे रखा है, 1.26 ग्राम, विलेय का भार 1.26 ग्राम, 1.26। r की वैल्यू आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, 0.083 लिख दें, 0.083। टी कितना दे रखा है, इसमें चेक कर लें, 300 केल्विन इंटू 300, ये हमें 300 दे रखा है। और पाई परासरण दाब दे रखा है 3.257 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, 3.257 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ये हमें पाई की वैल्यू दे रखी। इन सब का गुणा भाग हमें करना है, और इन सब का गुणा भाग करेंगे तो m इज इक्वल टू 6103838 क्या है, ग्राम पर मोल। ये जो आ जाएगा m जो है हमारा इतना निकलकर आ जाएगा, ये क्या है, मोलर मास। तो इस प्रकार से हमें पकड़ बनानी है, अप्रोच करनी है क्वेश्चन पर। पहले हमें समझना है क्वेश्चन को, घबराना नहीं है। चाहे हो सकता है क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल 4-5 लाइन में भी हो सकता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि 4-5 लाइन में क्वेश्चन आ गया, बस उसे पढ़ना ही नहीं, फिर नहीं पढ़ना भाई हमें। तो इसलिए करना क्या है, पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद उस पर फॉर्मूले को सर्च करें, क्या फॉर्मूला लगेगा, देन हमें क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं उनको नोट करें, और तब उसको फॉर्मूले में अप्लाई करें। क्वेश्चन इजी गोइंग अपने आप होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे।
अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए फिर मोलरिटी की बात हो रही है। मोलरिटी की भाई अब दोबारा बात हो रही है। यहाँ पर मोलरिटी की दोबारा बात कर रहे हैं ये कि 500 ml of a solution contain 4 ग्राम of NaOH, कैलकुलेट इट्स मोलरिटी। मोलरिटी को कैलकुलेट करना है कि 500 ml के विलियन में 4 ग्राम NaOH उपस्थित है। 4 ग्राम NaOH उपस्थित है तो मोलरता भाई कैसे ज्ञात करोगे, अभी तो बताया था, अभी फॉर्मूला लिखा था थोड़ी देर पहले मोलरता का, तो वही फॉर्मूला में वापस से लिखना है। क्या लिखना है, कैसे अप्रोच करेंगे, m इज इक्वल टू हमें क्या करना है, m इज इक्वल टू क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट, लो लिख दिया, अपॉन वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, ml में लिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, कोई खत्म, सवाल आपका क्लियर हो गया। अब देखिए मोल कितने हैं सॉल्यूट के, मोल नहीं दिए, इन्होंने दिया है 4 ग्राम NaOH दिया है। 4 ग्राम का मतलब क्या हो गया, मोल NaOH कैसे निकालेंगे, अभी बताया था, 4 बटे मोलर मास NaOH का कितना होता है, NaOH का मोलर मास 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर हो गया 40, 4 बटे 40, 1 बटे 10 आ गया, 1 बटे 10 मोल आ गए सीधे सीधे। तो यहां पर निकाल लें, m इज इक्वल टू 1/10 इंटू आयतन कितना है 500 ml इंटू 1000, लो ये आ गया 1/5, और 1/5 का मतलब 0.20 m, ये उत्तर निकल कर आपका आ गया, क्या आ गया 0.20 m। इस प्रकार से मोलरता का मैं कह रहा हूं आपसे कि क्वेश्चन हमारा जरूरी नहीं है कि एक जैसा ही मिले प्रश्न, वो चेंज हो सकता है। अब वो चेंज डेफिनेशन पूछ सकते हैं, फॉर्मूला लिखा सकते हैं, या कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज को चेंज करके दे सकते हैं। तो हमें उस पर, यदि हमें ये फॉर्मूला आता है, कंसेप्ट हमारा क्लियर है, तो आप इजी ढंग से इसको कर पाएंगे क्वेश्चन को। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये कह रहे हैं कि ड्रॉ ए डायग्राम, ये सप्लीमेंट्री 2013 का है, सप्लीमेंट्री एग्जाम 2013 का क्वेश्चन है। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द कर्व obtained by plotting a graph between vapor pressure and temperature. Draw the diagram of the curve obtained by plotting a graph between vapor pressure and temperature of pure solvent and a solution respectively. शुद्ध विलायक और विलयन के लिए वाष्प दाब और तापमान के बीच ग्राफ अंकित करने पर प्राप्त वक्र का आरेख बनाइए। वेपर प्रेशर और किसके बीच ग्राफ प्लॉट करना है, टेम्परेचर। तो देखिए कैसे करेंगे, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बिटवीन ग्राफ यदि हम प्लॉट करें तो ये इस प्रकार से हम करेंगे, कैसे होगा, ये क्या है वेपर प्रेशर, यहां पर क्या है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर ज्यादा है। अब किस किस के बीच है, शुद्ध विलायक और विलयन, प्योर सॉल्वेंट कह रहा है ये, और सॉल्यूशन, तो ये ग्राफ इस प्रकार से आएगा। और इसको हम ऐसे कर सकते हैं, क्या लाइनिंग को इसको ऐसे ये ले लिया। चलिए अब दूसरा इस तरह से आएगा, ये इस प्रकार से ग्राफ आएंगे। अब इसमें ये आइडेंटिफाई करना है, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, ये क्या है 1 एटमॉस्फेयर की लाइन है, ये 180 एम है, यहाँ पर प्रेशर क्या है 180 एम है इस लाइन पर, ये जो प्रेशर 180 एम, ये जो है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा क्या रहता है, ज्यादा रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और टेम्परेचर बढ़ता है तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता है, क्यों, वाष्प ज्यादा बनेगी, वेपर्स ज्यादा बनेगी, और वेपर्स ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर भी भैया क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार से, ये तो है सॉल्वेंट के लिए, मैं यहां लिख देता हूं, ये किसका है
ये तो है सॉल्वेंट और ये किसका है, सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का है। अब यहां पर देखिए ये जो पॉइंट है, ये वाला एक ये पॉइंट है और दूसरा आपका ये पॉइंट है, जहां पर ये 180 एम की लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। यहां पर देखिए जो 180 एम की लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, इसको आपको आइडेंटिफाई भी करना है, इसको भी आइडेंटिफाई करना है। ये क्या है, टी बी नॉट, ये तो शुद्ध विलायक के लिए, ये तो सॉल्वेंट के लिए, तो इसको क्या लिखूंगा, टी बी नॉट, और ये टी बी, इसको क्या लिखेंगे, टी बी लिखा जाए। बात आ गई समझ में। तो इस प्रकार से ग्राफ प्लॉट होगा। यहां पर देखिए ये जो है विलायक के लिए टीबी नॉट, विलायक के लिए क्या है, टेम्परेचर है। ये किसके लिए, टीबी के लिए। दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बीपी, एलिवेशन डेल्टा टीबी किसके बराबर होता है, ये होता है टीबी माइनस टी नॉट बी, इसके बराबर होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी के बराबर होता है। और 180 एम पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक डेफिनेशन और आ गई बॉइलिंग पॉइंट की, वह ताप है, वह टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर इन विच द क्या होगा, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा जब वाष्प दाब, तब वो क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो इस प्रकार से हमें अप्रोच करनी, एक चीज को हम पढ़ते हैं तो चार चीजें और हमारे क्लियर हो जाती हैं, चार कंसेप्ट और हम क्लियर कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस पर अप्रोच करनी है क्वेश्चन पर, और इसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बनेंगे सबको हम कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। अब कहते हैं कि ब्लड सेल कोलैप्स व्हेन सस्पेंडेड इन सलाइन वाटर, गिव रीजन। देखिए ब्लड सेल को मान लीजिए अपने पास, ये यहां पर समझें, ये ब्लड सेल है, ये देखिए ये सलाइन वाटर है, इसमें ये पानी, ये क्या, डेट इज सलाइन वाटर। इसमें क्या डाल दी हमने, एक ब्लड सेल डाल, ये ब्लड सेल डाल दी। अब क्या होगा, जो सलाइन वाटर है वो क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है। कैसा होता है, हाइपरटोनिक, अति पराशरी। ये क्या है, हाइपरटोनिक है। इसको हाइपरटोनिक को क्या बोला जाता है, अति पराशरी, अति पराशरी विलयन है। अब क्या होगा, जब अति पराशरी हाइपरटोनिक में जब इसको डाल देंगे, तब क्या होगा, बाहर की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सॉल्वेंट क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इसका पानी जो है ब्लड सेल्स में से जो है क्या होगा, पानी क्या होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा, बाह्य परासरण, जिससे क्या होगा, पानी बाहर निकलेगा, और पानी बाहर निकलेगा तो सिकुड़ जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो ये कैसी हो जाएगी, इस प्रकार से ये आपको दिखेगी, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमें दिखेगी। जैसे ये कोलैप्स हो जाती है तो ये इस प्रकार से सिकुड़ी हुई ये हमें दिखाई देती है ब्लड सेल। क्या होगा, ये सिकुड़ जाती है, यहाँ पे ये लिख दें, सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाएगी। यही आंसर में लिख रहा है, आप पर क्या लिख रहा है, saline water act as a hypertonic solution for blood cell. Due to this, blood cell so exoosmosis, exoosmosis show करेगा, and water move outside from the blood cell and it collapse, और क्या होगा भाई, ये collapse हो जाएगी। सलाइन जल, सलाइन का मतलब लवणीय पानी, हिंदी में क्या बोलेंगे, लवणीय पानी, लिख देता हूं, लवणीय जल रक्त कोशिकाओं के लिए हाइपरटोनिक विलयन की तरह कार्य करता है। इसके कारण रक्त कोशिकाओं में एक्सोऑस्मोसिस होता है,
जिससे पानी रक्त कोशिकाओं से बाहर निकल जाता है और वे सिकुड़कर ध्वस्त हो जाती हैं, ऐसा होगा। इस प्रकार से होगी रिएक्शन। तो इसे भी आप नोट कर लें क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है और ये हमें आना चाहिए। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये 2014 की बात कर रहे हैं। ये कौन सा है? PYQ 2014 की बात हो रही है। अब इनको समझिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इफ ए टेबल स्पून ऑफ शुगर इज एडेड टू इट। यदि जल में 1 चम्मच चीनी मिला दी जाए तो वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए पानी है एक बर्तन में, और जो वाष्प दाब है वो सरफेस के मॉलिक्यूल वेपर्स में बदलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि सरफेस के मॉलिक्यूल वेपर्स में बदलेंगे। यदि वेपर्स कम बनेगी, अब यदि मॉलिक्यूल पर, जो सरफेस पर मॉलिक्यूल हैं, उनमें कोई ऐसा पदार्थ मिला दिया जाए जो अवाष्पशील है, अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से क्या होगा? जो सरफेस के मॉलिक्यूल कम वाष्प में बदलेंगे, वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा? ऑब्वियसली क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। यही बात यहां पर हो रही है। चीनी जो है, चीनी क्या है? NaBH, दैट इज नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब ऐड करते हैं तो क्या होगा? वेपर्स क्या होगा? बनना कम हो जाता है। यहां पर ही देखें, यदि हमने क्या करा, ये लिया भाई, पानी ले लिया, इस पर यदि ये मॉलिक्यूल है हमारे, ये कैसे हैं? वाष्पशील। ये क्या है? वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल। यदि इसमें हमने क्या मिला दिया? शुगर ऐड कर दी, लो शुगर ऐड कर दिया। अब ये शुगर के पार्टिकल्स यहां पर इकट्ठे हो जाएंगे, इन पर क्या आ जाएंगे? ये देखो, ये आ गए इसकी जगह, ये आ गए अब शुगर। पहले 4 मॉलिक्यूल थे, 5 थे, अब 2 कम हो गए, जिससे वेपर क्या होंगी? ये क्या है? NVS, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो क्या होगा? वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही आंसर में लिखा हुआ है। सुगर इज ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, इट ऑक्यूपाई स्पेस एट द सरफेस। सरफेस पर स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। नाउ फ्यूअर मॉलिक्यूल्स कैन कन्वर्ट इनटू वेपर्स, सो वेपर प्रेशर डिक्रीज। वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। शर्करा एक नॉन वॉलेटाइल विलेय है, ये सतह पर स्थान घेर लेती है, कम संख्या में अणु वाष्प में परिवर्तित होते हैं, इसलिए वाष्प दाब क्या होगा? कम हो जाता है। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए कि वाष्प दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। Which colligative property is preferred for the molar mass determination of macromolecules? जो मैक्रोमोलिक्यूल्स का क्या मतलब है? हमारे लिपिड्स हैं और क्या है? विटामिन हैं, ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इनके लिए क्या रहते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स रूम टेम्परेचर पर स्टेबल रहते हैं, और रूम टेम्परेचर से नीचे हम टेम्परेचर करेंगे या हायर करेंगे तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। रूम टेम्परेचर पर कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है? ऑस्मेटिक प्रेशर। तो जो ऑस्मेटिक प्रेशर है, दैट इज परासरण दाब, परासरण दाब, इससे हम क्या कर सकते हैं? इनका मोलर मास, मोलर मास, मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। तो ये परासरण दाब वाली बात है, ये अपने को याद रखनी है कि परासरण दाब इनके लिए क्या है? सबसे उपयुक्त मेथड है। इससे आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? Will the elevation in boiling point be the same if 0.1 mole of sodium chloride or 0.1 mole of sugar is dissolved in 1 liter of water? ये कह रहे हैं क्या कथनांक में उन्नयन समान रहेगा क्या? कथनांक में उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। पहले तो ये समझ में, यदि कथनांक में क्या क्या मिलाया है? समान मात्रा में सोडियम क्लोराइड है 0.1 मोल, और 0.1 मोल यदि शर्करा शुगर को मिलाएं तो क्या एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा क्या? दिमाग में क्या आपके बात आ रही है? ये बात देखें। देखिए ये जो है कैसी प्रॉपर्टी है? बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैसी प्रॉपर्टी है? दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है? अणुसंख्यक गुणधर्म। डेट मीन्स ऐसे गुण जो मॉलिक्यूल की, जो उनके संख्या पर डिपेंड करती है। मॉलिक्यूल की किस पर डिपेंड करती है? संख्या पर। जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसका ही वो प्रॉपर्टी, वो क्या होगी? गुण ज्यादा होगा। अब संख्या आप देख लें। अब भाई यहां पर देखिए, मैं करूं NaCl है, जैसे मेरे पास है 0.1 NaCl। NaCl की मैं बात करूं तो ये डिसोसिएट होगा, किसमें डिसोसिएट? विघटित होगा Na प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। इसके लिए I की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। 2 आयंस बन रहे हैं। I इज इक्वल टू क्या होगा? I कैसे निकालेंगे? आफ्टर द डिसोसिएशन और बिफोर द डिसोसिएशन अपॉन I कैसे निकालते हैं? I 2 अपॉन 1 हो गया तो 2 आ गया। जिसके लिए वांट ऑफ फैक्टर का मान ज्यादा होगा, I का मान ज्यादा होगा, वही गुण क्या होएगा? ज्यादा, वही प्रॉपर्टी ज्यादा बढ़ेगी। अब यहां पर देखिए NaCl डाला तो 2 आता है। यदि शुगर इसमें मिलाते हैं, ये भी 0.1 m है, तो ये डिसोसिएट नहीं होती है, ब्रेक नहीं होती शुगर से, तो एक ही मोल बनेगा। इसके बने रहे 2, इसके लिए I क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो जब NaCl डालेंगे, NaCl का जो बॉइलिंग क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। किसकी तुलना में? शुगर की तुलना में। तो आंसर में क्या लिखोगे? ये लिखोगे डेल्टा, हम ऐसे लिखेंगे इसको, डेल्टा टीबी ग्रेटर देन, डेल्टा टीबी किसका? NaCl का। डेल्टा टीबी किसका? शुगर। इसकी तुलना में क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। इस प्रकार से हमें समझना है। वांट ऑफ सीख लिया आपने, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सीख लिया। एक क्वेश्चन में हम कई चीजें समझ जाते हैं और जिससे क्या है, हमारे लिए आसानी रहेगी पेपर को सॉल्व करते समय। तो यहाँ पर देखिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अब अगला प्रश्न क्या कहता है? क्या एजोट्रोपिक मिश्रण के अवयवों को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग किया जा सकता है? स्पष्ट कीजिए। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ एन एजोट्रोपिक मिक्सचर बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? एक्सप्लेन। एजोट्रोपिक जो मिश्रण है, पहली बात तो हमें ये बात पता होनी चाहिए भाई कि एजोट्रोपिक कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में नोट कर लेना, इसको कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण, ये इसको बोला जाता है। अब स्थिर क्वाथी का मिश्रण जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक समान रहे, वो क्या कहलाता है? स्थिर क्वाथी कहलाता है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट। इनका वाष्प अवस्था में और द्रव अवस्था में, एजोट्रोपिक मिश्रण वो होते हैं जिनका वाष्प अवस्था में और द्रव अवस्था में कंपोजिशन क्या रहता है? समान रहता है। मतलब इसका मतलब ये है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? समान हो जाता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट समान हो जाता है। मान लीजिए एक विलियन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 70 है, दूसरा है उसका 100 है, दोनों को मिला दिया तो एजोट्रोपिक मिश्रण बन गया और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? 80 हो गया। अब उनको सेपरेट नहीं कर सकते हम, अब उनको सेपरेट नहीं कर सकते, वही क्या कहलाता है? एजोट्रोपिक मिश्रण कहलाता है। क्या है आंसर? क्या लिखेंगे? आंसर ये लिखा जाएगा, नो वी कैन नॉट सेपरेट देम ड्यू टू, किसके कारण इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता? लिक्विड एंड वेपर फेज हैव द सेम कंपोजिशन। लिक्विड और वेपर फेज क्या रखते हैं? सेम कंपोजिशन होते हैं इन एजियोट्रोपिक मिक्सचर में, पहली बात। दूसरी बात, कंपोनेंट बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कंपोनेंट कांस्टेंट जो है, कंपोनेंट बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, समान टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। और हिंदी में क्या लिखेंगे? एजियोट्रोपिक मिश्रण में द्रव वाष्प अवस्थाओं की संरचना समान होती है। मिश्रण के अवयव एक स्थिर तापमान पर उबलते हैं, इसलिए इनको क्या नहीं कर सकते? हम सेपरेट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो इसको नोट कर लें, तब अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। चलो भाई, ये नोट कर लिया सभी बच्चों ने। अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स को हम समझ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये बोर्ड 2015 का क्वेश्चन है। बोर्ड 2015 में आया, राइट द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट द मोलेलिटी। अब मोलेलिटी का केवल फॉर्मूला पूछा गया है। यदि हमें फॉर्मूला आता है तो न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं,
और फॉर्मूला आता है तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। तो कैसे भी क्वेश्चन मोल्ड हो जाए, देखिए सबसे पहले इसको एम से डिनोट किया जाता है। मोलिलिटी को कैसे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं। तो मैंने लिख दिया एम बराबर, फॉर्मूला पूछा है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में जितने मोल रहेंगे वो क्या कहलाता है? मोलिलिटी कहलाती है। तो क्या फॉर्मूला हो गया? एम इज इक्वल टू एन बी अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहां लिखा है सॉल्वेंट, ये किस में? केजी में। ये किस में? केजी में। यदि इसको ml में ले लिया तो एन बी क्या लिख देंगे? एन बी अपॉन डब्लू सॉल्वेंट, ये ml में लिया है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई इसको कर दिया जाए, तो 1000 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ये फॉर्मूला हो गया। परिभाषा आ जाए तो विलय के किसी विलाय के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय की संख्या, विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलिलिटी कहलाती है। इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट दैट इज नोन एज द मोलिलिटी, और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर पर आया है सवाल। कब आया है? 2015 में आया है। देखिए परासरण दाब पर फिर क्वेश्चन आया है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। तो इससे मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज 0.0821 at a temperature 400 Kelvin. Calculate the concentration of solution. concentration निकालनी है, कैसे निकालेंगे? आंसर पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पाई इज इक्वल टू क्या होता है? सी आर टी होता है। और हमें क्या निकालनी है? सी क्या है? कंसंट्रेशन है। सी इज इक्वल टू पाई अपॉन क्या लिखेंगे? आर टी। पाई अपॉन आर टी लिखा जाएगा। पाई अपॉन आर टी लिखा जाएगा। अब तो आप कर सकते हो। पाई आपको दे रखा है क्या? यहाँ देखना, पाई ये रहा, पाई आपको दे रखा है। पाई हमें दे रखा है भाई, क्या दे रखा है मेरा? 0.0821, ये पाई दे रखा है। आर आपको दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, 0.0821 दे रखा है, ये भी आर दे रखा है। टी कितना दे रखा है? 400। तो अब तो हो गया सॉल्व, ये सारा कैंसिल हो गया, 1/400 आ गया। ये कंसंट्रेशन आ गई ग्राम पर मोल। ये क्या जाएगी? ग्राम पर मोल में कंसंट्रेशन हमारी निकल कर आ जाएगी। तो इस प्रकार से अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। और जब हम सारे पीवाईक्यू कर लेंगे 13 साल के, तो मैं समझता हूँ चैप्टर में उसके अलावा भाई कुछ बचेगा ही नहीं। हर चैप्टर इसी प्रकार से आपके टिप्स पर हो जाए। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है इनको। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? write the formula to calculate the mole fraction. मोल फ्रैक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाए? मोल फ्रैक्शन को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? इसको करते हैं सर काई से। लो काई लिख दी, काई से डिनोट करते हैं। काई इज इक्वल टू क्या होता है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये होता है सिंपल सा फॉर्मूला। मोल ऑफ वन कंपोनेंट क्या हो गया? मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, काई इज इक्वल टू मोल ऑफ वन कंपोनेंट, कहां जा रहा है देखो, मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स, अपॉन टोटल, एक कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल कर दें, मतलब टोटल मोल एन ए प्लस एन बी हो गए। टोटल मोल क्या हो गया? एन ए प्लस एन बी हो गया। तो ये हम लिख सकते हैं। तो ये मोल फ्रैक्शन को आप कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए
यहाँ पर अगला क्या क्वेश्चन है, बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के लिए वांट ऑफ गुणांक का मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया ये, बहुत ही स्किल बेस्ड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। व्हाट विल द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर ऑफ इथेनोइक एसिड इन बेंजीन। पहले तो इथेनोइक एसिड का हमें पता होना चाहिए कि भाई इथेनोइक एसिड क्या होता है, इसको समझ लें। कैसे इसका आंसर हम लिखेंगे, इथेनोइक होता है CH3COOH, ये इथेनोइक एसिड है। अब इथेनोइक एसिड को और क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है एसिटिक एसिड। इसको एसिटिक एसिड भी बोला जाता है, इथेनोइक एसिड को। इसको क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड भी बोला जाएगा। अब यहां पर देखिए भाई, इसको एसिटिक एसिड जो बिहेव करता है इन बेंजीन में पूछा गया है। देखिए बेंजीन में जो एसिटिक एसिड का क्या बन जाता है, डाइमर बन जाता है। डाइमर का क्या मतलब है सर, देखिए दो एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल को हम जोड़ें और एक बन जाए द्विलक, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में द्विलक बोला जाता है, तो वो क्या बन जाएगा, डाइमर बन जाएगा। अब यहां पर कैसे बनेगा डाइमर, इसको समझना है। कई बार डाइमर भी पूछा गया है एग्जाम में, डाइमर को भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में। कैसे बनेंगे, CH3 और COOH, एक मॉलिक्यूल हो गए CH3COOH। दूसरा मॉलिक्यूल और बना देता हूं, गड़बड़ हुआ है क्या कुछ, बिल्कुल सर गड़बड़ हुआ है, क्या देखो सही बनाओ। कैसे, सी, ये CH3COOH, अब CH3COOH। इसी प्रकार दूसरा मॉलिक्यूल बना दें, CH3 और OH और डबल बॉन्ड, ये बने CH3COOH। दो मॉलिक्यूल बन गए, इनके बीच ये क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये क्या है, H बॉन्ड। इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण दो मॉलिक्यूल जुड़कर एक बन गए, ये क्या कहलाता है, डाइमर, द्विलक कहलाता है। ये डाइमर कहलाता है। भाई ये डाइमर बनने से आप देख रहे हो दो मॉलिक्यूल एक बन गए। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 2CH3COOH इज इक्वल टू CH3COOH का होल ट्वाइस, ऐसे भी लिख सकता हूं। मतलब पहले अब आई का मान पूछा है, आई क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन बिफोर एसोसिएशन। क्या लिखूंगा, आई इज इक्वल टू, आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन बिफोर एसोसिएशन। अब बता दो आई क्या हो जाएगा, आफ्टर एसोसिएशन एक था, बिफोर दो थे, तो आई बराबर 1/2 आ गया। आई बराबर हमारा उत्तर निकल के क्या आ गया, 1/2 आंसर निकल कर आ गया आपका, आई इज इक्वल टू 1/2 हाफ आ गया। कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है, लेकिन हमें समझ कर करना पड़ेगा, जब ये आंसर हम इसका निकाल पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन व्हेन ए रॉ मैंगो प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन, जब कच्चे आम को नमक के विलयन में रखा जाता है तो क्या होता है, ये तो हर बच्चा जानता है, ये भी नहीं समझते क्या, कच्चे आम को नमक में रखते, घरों पर देखते हो क्या अचार कैसे बनाया जाता है, कैरी को नमक में रख दिया जाता है तो क्या बनेगा, अचार बन जाता है सर। कैसे बनेगा अचार, यहाँ पर देखें भाई, कच्चे आम को जब रखेंगे तो एक्सोस्मोसिस होगा, एक्सोस्मोसिस होगा तो क्या होगा, उसका आम में से पानी बाहर निकल जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और वो क्या धीरे धीरे गल जाता है, सिकुड़ कर नरम हो जाता है, और क्या बनता है, अचार बनता है। यही उत्तर लिखना पड़ेगा हमें। द साल्ट सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक हो जाएगा, नमक का जो विलियन है वो क्या होगा, हाइपरटोनिक होगा, कंपेयर टू मैंगो सेल्स, जो मैंगो सेल्स हैं उनके कंपेयर में ये क्या है, हाइपरटोनिक है। water move out from of the mango cell into salt solution by osmosis, exosmosis होगा यहाँ पर।
ये जो एक्सोस्मोसिस होगा, एज ए रिजल्ट क्या होगा, मैंगो श्रिंक एंड बिकम सॉफ्ट ओवर टाइम, और क्या होगा, सॉफ्ट हो जाते हैं। नमक का विलयन कच्चे आम की कोशिकाओं के लिए हाइपरटोनिक, मतलब अति परासरी, क्या कहते हैं, अति परासरी होता है, इसलिए एक्सोस्मोसिस होता है, और आम की कोशिकाओं से पानी बाहर निकल जाता है, परिणाम स्वरूप कच्चा आम सिकुड़ जाता है और नरम हो जाता है और अचार बन जाता है। ये लिख देना चाहे एग्जाम में, अचार बन जाता है। तो ये इसका उत्तर निकलकर हम इस प्रकार से नोट करेंगे। नोट कर लें, साथ ही साथ इनको नोट भी करते जाएं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2017 का है, बोर्ड एग्जाम 2017 में आया है। क्या होता है, रक्त में ऑक्सीजन की कम सांद्रता के कारण पर्वतारोही कमजोर हो जाता है, स्पष्ट रूप से सोचने में असमर्थ हो जाता है। ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, climber become weak and unable to think clear. Write scientific specific name of ever condition, explain the region of such condition, ये हमें लिखना है। उपरोक्त स्थिति का विशिष्ट नाम। देखिए ये कह रहे हैं कि पर्वतारोही जब पर्वत पर चढ़ते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। क्लाइंबर बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियर, सोचने की शक्ति कमजोर हो जाती है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, इसको पहली बात तो इसको क्या बोला जाता है, इस रोग को एनोक्सिया बोला जाता है। क्या बोलेंगे, एनोक्सिया बोलेंगे। अब होता क्या है, एक साइंटिस्ट आपके चैप्टर में नाम सुना, हेनरी का नियम, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहते हैं कि प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ता है तो क्या है, गैस की विलेयता भी बढ़ती है। यही तो पढ़ा है आपने, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज व्हेन द पार्शियल प्रेशर आल्सो इंक्रीज। तो हम क्या लिखेंगे, प्रेशर प्रोपोर्शनल क्या होता है, सोलिबिलिटी के, और P इज इक्वल टू क्या होता है, KHS होता है, हेनरी कांस्टेंट है। अब ऊपर जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन की विलयशीलता ब्लड में, टिश्यूज में क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऊपर जाते हैं प्रेशर कम होता है, और ग्राउंड पर आते हैं प्रेशर बढ़ता है। अब जब ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो सॉल्युबिलिटी, विलेयता, घुलनशीलता ऑक्सीजन की कम होगी, और जब हमें प्रॉपर ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगी तो हमारे क्या होगा, थकान महसूस होगी, सोचने की हमारी शक्ति कम हो जाएगी, और वीकनेस आ जाती है, दैट इज एनोक्सिया। ये इसका उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, एट एवो कंडीशन इज कॉल्ड द एनोक्सिया। पहली बात तो ये क्या कहलाती है, एनोक्सिया कहलाती है। एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के कंपेयर में कम रहता है पार्शियल प्रेशर। This result in low concentration of oxygen in the blood and tissues. The reduced oxygen level in blood cause weakness and unclear thinking in climbers. उनके लिए क्या हो जाता है, अनक्लियर हो जाता है। उपरोक्त स्थिति को एनोक्सिया कहते हैं। अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल में ऑक्सीजन का आंशिक दाब भूमि स्तर की तुलना में कम होता है, जिसके कारण रक्त में, टिश्यूज में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है, जिससे कमजोरी और स्पष्ट रूप से सोचने में कठिनाई होती है। ये उत्तर इसका हमें लिखना पड़ेगा, नोट कर लें, तब अगले क्वेश्चन पर देखेंगे। अब अगले प्रश्न पर चलेंगे, ये नोट कर लिया तो बोर्ड 2017 का क्वेश्चन है। अगले प्रश्न क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2017 में ही आया है। 100 ग्राम जल में 30 ग्राम एथेनोइक अम्ल उपस्थित है। जल में एथेनोइक अम्ल की मोलेलिटी, अब देखिए पहले मोलेलिटी का फॉर्मूला पूछा था, इससे पहले आपने देखा था। अब क्या पूछा, एक न्यूमेरिकल दे दिया कि 30 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, डिटरमाइन मोलेलिटी ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर। अभी बताया था आपको कि m इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट ml में इंटू 1000। ml में नहीं है, ग्राम में। क्या लिखेंगे, ग्राम। यहां पर देखिए, इसको क्या मोल कितने हैं, मोल नहीं 30 ग्राम है, तो मोल बनाना पड़ेगा पहले तो भाई मेरे NB बराबर
30 अपॉन एसिटिक एसिड का क्या हो जाएगा भार 60, 1/2 हो गए, क्या हो गए 1/2 मोल हो गए 1/2 इंटू 1000 है ऊपर बटे भार कितना है 100 ग्राम जल है। 100 ग्राम क्या है अपने पास जल है, तो ये सब ये कट गए 5 आ गए, m बराबर क्या आ गया 5, ये उत्तर आ गया, ये आंसर आ जाना चाहिए 5। बिल्कुल देखो कितना सिंपल तरीका है। अगला क्या कहता है यह है सप्लीमेंट्री एग्जाम 2017, सप्लीमेंट्री एग्जाम 2017 का क्वेश्चन है। अभी पहले हेनरी नियम पर एक क्वेश्चन आया था, हेनरी का नियम ही पूछ लिया इन्होंने। हेनरी का नियम क्या है अभी बताया था कि किसी गैस का आंशिक दाब उसकी विलेयता के क्या रहता है समानुपाती रहता है, गैस की विलेयता के समानुपाती रहता है। यही लिख रहा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in a liquid is directly proportional to the pressure of that gas above in the liquid। नियत तापमान पर किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता द्रव के ऊपर स्थित गैस के दाब के समानुपाती होती है। क्या होता है P प्रोपोर्शनल S होता है और P इज इक्वल टू KHS होता है। या इस सॉल्युबिलिटी को विलेयता को हम इससे मोल भिन्न से भी लिख सकते हैं भाई, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको मोल फ्रैक्शन से भी लिख सकते हैं। ये लिख रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन द वेपर फेज is directly proportional to the mole fraction of that gas in the solution। नियत ताप पर वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब विलयन के मोल अंश के, मोल अंश का मतलब क्या है मोल भिन्नी है, इसका मतलब क्या है मोल भिन्न के समानुपाती होती है। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, क्या P बराबर KH और काई, ये भी लिखा जा सकता है KH काई, ये भी फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा। तो इस प्रकार से भी इसको हम लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, अच्छा क्वेश्चन है। 31 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल इज मिक्स्ड विद 500 ग्राम ऑफ वाटर। कह रहे हैं कि 31 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल को 500 ग्राम जल में घोला गया। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है, और ये क्या होता है डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ निकालना है, लिखते जाओ। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आपको टीएफ निकालना है। ये दो चीज निकलवा रहे हैं। पहली बात तो डेल्टा टीएफ कैसे निकालेंगे, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होता है के एफ इंटू एम। एम क्या है मोलिलिटी। अब देखो मोलिलिटी कहाँ का काम आ रही है, अब मोलिलिटी चाहिए आपको तो पहले मोलिलिटी निकालो भाई। मोलिलिटी कैसे निकालेंगे, एम बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 करते हैं। मोल कहाँ है, मोल नहीं है सर, ग्राम है। 31 ग्राम दे रखा है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन C2H6O2 का 31 ग्राम दे रखा है इसका, तो निकाल लो मोल में क्या है NB बराबर 31/62 हो गया 1/2। इसका भार है 1/2। विश्वास नहीं हो तो निकाल के देख लेना, इसका 62 है भाई। 24 6 30, 30 24 6 30 और 32, 32 कितना होगा 62। तो एम मोल तो आ गए 1/2 लो लिख दिए। भार कितना है इसका 500 ग्राम, विलायक का भार 500 गुणा 1000 कर दो, ये दो, ये तो 1 आ गया, एम बराबर 1 निकल कर आ गया। लो डेल्टा टीएफ बराबर आ गया, के एफ कितना दे रखा है ये रहा 1.86 इंटू 1, ये आ गया 1.8। तो डेल्टा टीएफ फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये तो आ गया 1.86 निकल कर आ गया, ये तो आ गया 1.86 निकल के आ गया। टीएफ और निकालना है, टीएफ डेल्टा टीएफ बराबर होता है, डेल्टा टीएफ बराबर होता है, क्या होता है फॉर्मूला ये है टी नॉट एफ माइनस टीएफ। आपको चाहिए टीएफ निकाल लो, तो हमें चाहिए टीएफ, टीएफ बराबर क्या हो जाएगा भाई टीएफ टी नॉट एफ
माइनस डेल्टा टी एफ, और टी नॉट एफ कितना दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट ये दे रहा है 273, ये आपको दे रखा है 273, तो 273 माइनस डेल्टा टी एफ का 1.86, तो ये उत्तर क्या आ जाएगा, 271.14 आ जाएगा कि बिल्कुल सर 271.14 केल्विन, ये आंसर निकल कर। इस प्रकार से करना है। देखिए हम इन पर अप्रोच करने के लिए फॉर्मूले याद रखना जरूरी है, और ये पीवाईक्यूज इसलिए हैं हमारे लिए बेनिफिशियल, इससे हमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। तो एक पार्ट ये हो गया इस चैप्टर का। अगला पार्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इस पार्ट के इतने क्वेश्चन आपने कर लिए, मैं समझता हूँ काफी क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं, 2017 तक के क्वेश्चंस को हमने कर लिया है। इसके बाद अगले पार्ट में देखेंगे अगले क्वेश्चंस को, जब तक आप इसको रिवाइज करेंगे और बढ़िया ढंग से इनको नोट कर कर पढ़ेंगे, जिससे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएं। तो इसमें जो है अगली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा ये क्लास, फिर काफी है अभी तो ये अगली क्लास में देखेंगे। सेकंड पार्ट में, दो ही पार्ट में, से ज्यादा नहीं, अगली क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। 18 तक हो गया, 13 से 18, और फिर 17 तक कर लिया, 18 से 25 तक के अगली क्लास में हम इनको सिमटा लेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।